एवरीवन, माई सेल्फ के आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं बोक्स कंपाउंड। तो बेसिकली देखो बोक्स कंपाउंड क्या होते हैं। जब अपन बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की, जो रॉ मटेरियल अपना होता है आर्जिलियस और कैलक्रस जो रॉक्स होती हैं उनके मिक्सचर से अपन रॉ मटेरियल को लेते हैं और उसको क्या है हाई टेम्परेचर पर अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं उसको। तो गर्म करने के बाद में जब ये मटेरियल फ्यूज होता है तो 4 कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स बनाता है और उन कंपाउंड को अपन क्या कह देते हैं भाई, बोक्स कंपाउंड कह देते हैं। जो कि अपन लास्ट क्लास के अंदर भी नाम अपने पढ़ लिए थे। बेसिकली ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता था, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफाइराइड, ये 4 कंपोनेंट थे बेसिकली। तो इन 4 कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, सीमेंट की प्रॉपर्टीज ऑल्टर होती हैं, यानी कि चेंज होती रहती हैं। यदि किसी एक की कंटेंट बढ़ा दें या दूसरे की कम कर दें तो उससे सीमेंट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा जब भी अपन सीमेंट की बात करते हैं तो कोई भी एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, ठीक है। यदि मैं ऑर्डिनरी सीमेंट की बात करूं जिसके अंदर मैंने इन प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर नहीं किया है तो उसको मैंने क्या कह दिया, ऑर्डिनरी सीमेंट कह दिया। तो बेसिकली यदि मैं ऑर्डिनरी सीमेंट की बात करूं, उसकी स्ट्रेंथ की बात करूं, यदि वो 28 डेज की बात कर लेते हैं अपन कि 28 दिन के अंदर वो सीमेंट की जितनी कैपेसिटी होती है, यानी जितनी वो स्ट्रेंथ दे सकता है उसका ओनली 70% तक ही स्ट्रेंथ उसमें गेन कर पाता है। वहीं यदि मैंने 1 साल की बात कर लेता हूँ तो 1 ईयर के अंदर ऑलमोस्ट 90% तक ही अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है। इसके अलावा धीरे धीरे क्या होता है, सीमेंट का स्ट्रेंथ लेने का जो प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो अब मैं बोक्स कंपोनेंट की बात करता हूँ। जो फर्स्ट कंपोनेंट जो आपने पढ़ा था फर्स्ट, वो क्या था भाई, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट था, ठीक है। पहला क्या हो गया अपना, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जिसको अपन कहेंगे C3S, ठीक है। इसकी जब अपन कल कंपोजिशन की बात करी तो कंपोजिशन कितना था, सबसे ज़्यादा कंपोजिशन जो होता है वो इसी का होता है। कितना होता है, 25 to 50%, आप लिख सकते हो दोबारा चाहो तो। 25 से लेके 50% तक इसका क्या होता है, कंपोजिशन इसके अंदर होता है। इसके अलावा अपन ने एक दूसरा नाम भी पढ़ा था इसका, क्या नाम बताया था भाई, मैंने एक एलाइट नाम भी बताया था। क्या बताया था, एलाइट इसका नाम बताया था। और नॉर्मली ये तो अपन ने रेंज की बात कर दी भाई, एवरेज की बात करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 40% होता है, ठीक। तो सीमेंट के अंदर जो बेसिक जो प्रॉपर्टी होता है, सीमेंटिंग की जो प्रॉपर्टी है वो यही रहता है, ठीक है। यानी कि इट कंसीडर्ड टू बी ए बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल एंड ऑल्सो नोन एज द वेल बॉन्ड सीमेंट। आप इसको क्या कह सकते हो कि बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल यही है, ठीक है। तो इट इज़ कंसीडर टू बी ए बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल, इट इज़ टू बी कंसीडर ए बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल, बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल। अब सीमेंटिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है भाई, बेसिकली देखो मटेरियल जो सीमेंट है, सीमेंट का काम क्या होता है, दोनों को बाइंड करने का। तो बेस्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसकी होती है और इसको अपन क्या कहते हैं, वेल बॉन्ड सीमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब अल्टीमेटली काम क्या है कि ये जो भी क्लिंकर जो होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, आसानी से इसकी हेल्प से क्या हो जाते हैं, वो ग्राइंड हो जाते हैं और उसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग की, ठीक है। तो इट एनेबल्स, इसका काम क्या हो गया, इट enables clinker easy grinding and gives resistant to freezing and thawing। तो बेसिकली ये जो है C3S, उसका काम क्या होता है, एक तो एक क्लिंकर जो भी है, क्लिंकर का मतलब जब मटेरियल रॉ मटेरियल को अपन जला रहे हैं तो उसके साथ जलने के बाद में उसमें क्या होता है, 3 mm से लेके 20 mm तक के क्या बन जाते हैं, लम्स बन जाते हैं, उनको अपन क्लिंकर कहते हैं। तो एक तो ये इसकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है तो क्या ईजिली आप उनको क्या कर सकते हो, ग्राइंड कर सकते हैं, फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे सीमेंट का क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है क्या, फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन के अंतर्गत रेजिस्टेंस। फ्रीजिंग थॉइंग का मतलब होता है कहीं भी किसी भी टाइम टेम्परेचर क्या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ श्रिंक करेगी और ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एक्सपेंड हो जाएंगी। तो इस अगेंस्ट के द्वारा क्या होती है, उसके अंतर्गत क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं, तो उसको क्या करता है, रोकता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या बहुत जल्दी हाइड्रेट होता है, जितना जल्दी हाइड्रेट होगा उतनी ही जल्दी क्या देगा, ये स्ट्रेंथ देगा और हीट डेवलप इसके अंतर्गत होगी। तो इट हाइड्रेट्स रैपिडली एंड इसके अंदर क्या होती है, हीट जनरेट होती है, हाई हीट डेवलप्स एंड हाई हीट
डेवलप व्हेन, जब इसका हाइड्रेशन होगा, ठीक है। तो हाई क्या लिख दिया अपने, इट हाइड्रेट्स रैपिडली एंड हाई हीट डेवलप्स इन अर्ली स्टेज that give हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, यानी कि जैसे ये हाइड्रेट होता है जल्दी से, तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो हीट डेवलप होगी, इसके साथ में अर्ली हार्डनेस और स्ट्रेंथ इसके द्वारा अपने को प्रोवाइड की जाती है। वहीं यदि मैं क्या करूं, इस C3S की कंटेंट को क्या कर दूं, राइज कर दूं, ठीक है। तो राइजिंग ऑफ C3S सीमेंट बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट इंक्रीज द हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सीमेंट इन द वाटर, यानी जितनी ज़्यादा आप CH3 की मात्रा बढ़ा दोगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बेसिकली जो हाइड्रोलिसिस की जो प्रोसेस होती है, यानी कि पहले जो 7 दिन के अंदर जो स्ट्रेंथ मिलती है वो किसके लिए मिलती है, इसी की वजह से मिलती है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ C3S, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, यानी कि इनिशियल में जो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ C3S mainly gives 7 day strength, ठीक है, gives 7 day strength, यानी कि स्टार्टिंग के अंतर्गत जो 7 दिन जो स्ट्रेंथ मिलती है वो बेसिकली किसकी वजह से मिलती है, इसी की वजह से मिलती है, C3S की वजह से ही अपने को क्या मिलती है। ये जो पहली जो स्ट्रेंथ है वो इसी से मिलती है, ठीक है। वहीं यदि मैं बात करूं इसके अल्टीमेटली कि कितनी रेट ऑफ हाइड्रेशन होती है इसकी, ठीक है, और इसके अलावा कितनी हीट जनरेट करता है, तो उसकी मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे नेक्स्ट। तो बेसिकली रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ C3S, वहीं यदि मैं बात करूं कि कितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ से मिलती है, तो C3S की वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन मिलती है, बेसिकली वो होती है अपनी 500 जूल पर ग्राम, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन इज 500 जूल पर ग्राम, ठीक है। यानी पर ग्राम यदि मैं C3S की बात करूं तो यहाँ से अपन को कितनी हीट जनरेट होती है, इसमें 500 जूल तक एक हीट जनरेट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाइकैल्शियम सिलिकेट। इसके भी यदि मैं कंपोजिशन की बात करता हूँ तो बेसिकली इसका जो कंपोजिशन होता है वो 25 से लेके 40% तक होता है, 25 से लेके 40% तक होता है। नॉर्मली अपन रेंज की अपन बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, और नॉर्मली एक डिजिट की बात की जाती है तो वो कितना हो जाता है, 32% के समथिंग हो जाता है, 32%। वहीं यदि अपन ने जब C3S का नाम एलाइट दिया था, उसी तरह से अपन ने C2S का नाम क्या दिया था, बेलाइट, ठीक है। C2S का नाम क्या दे दिया था, बेलाइट। तो देखो बेसिकली ये जो डाइकैल्शियम सिलिकेट जो होता है, ये धीरे धीरे इसका हाइड्रेशन होता है अल्टीमेटली, यानी जो फर्स्ट इनिशियल जो स्ट्रेंथ अपन को मिलती है वो तो मिल जाती है किसकी वजह से, C3S की वजह से, एंड ट्राइकैल्शियम सिलिकेट की वजह से मिल जाती है। लेकिन जब अपन बात करते हैं डाइकैल्शियम सिलिकेट की, तो इट हाइड्रेट्स एंड हार्डन स्लोली एंड टेक लॉन्ग टाइम टू ऐड द स्ट्रेंथ, यानी बेसिकली जब मैं बात कर रहा हूँ इसकी डाइकैल्शियम सिलिकेट की, तो इसके अंदर जो स्ट्रेंथ हो रही है वो क्या हो रही है, स्लोली जनरेट हो गया। स्लोली क्यों जनरेट होती है, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर क्या है, कैल्शियम की मात्रा कम है एज कम्पेयर टू सिलिकेट। तो जो सिलिकेट है वो क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है लेकिन धीरे धीरे हाइड्रेट होता है, स्ट्रेंथ क्या देता है, कम देता है। तो आप चाहो तो इसमें लिख सकते हैं इट hydrates slowly and take strength. It hydrates slowly and give long time strength. अब ऐसे कह सकते हो long time strength, यानी कि स्ट्रेंथ तो ये भी देता है, लेकिन यह क्या होता है, धीरे धीरे हाइड्रेट होता है, जिससे क्या होगा कि लंबे टाइम तक, जैसे अपन बात कर रहे थे ना, जैसे कि अपन 90% स्ट्रेंथ है वो 1 साल के अंदर आती है,
उसके बियॉन्ड भी स्ट्रेंथ गेन करती रहती है। तो बेसिकली C2S की वजह से इसका धीरे धीरे हाइड्रेशन होता रहता है और ये धीरे धीरे स्ट्रेंथ देता है। और ये जो C2S है ये रेजिस्टेंट देता है किसके, केमिकल अगेंस्ट के, केमिकल अटैक के अगेंस्ट, ठीक है। तो हेल्प्स इन रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक, रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, यानी इस केस के अंतर्गत केमिकल अटैक के चांसेस कम होते हैं क्योंकि ये रिएक्ट क्या करता है, बहुत स्लोली करता रहता है। अब वहीं यदि मैं बात करूँ रेज, इसकी कंपोनेंट के मैं वैल्यू को बढ़ा दूँ, ठीक है, क्या करूँ, बढ़ा दूँ, और क्या कर दूँ, जो क्लिंकर्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो ग्राइंडिंग को क्या किया जाएगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो राइजिंग ऑफ C2S कंटेंट रिजल्ट्स इन हार्डर द ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर एंड रिड्यूस अर्ली स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इससे क्या होगा, डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉइंग एंड अर्ली एज एंड डिक्रीज द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑल्सो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको लिख दीजिएगा। राइजिंग ऑफ C2S, यानी कि अब क्या कर रहे हैं अपन, C2S कंटेंट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कंटेंट रिजल्ट्स दी, यानी इसकी रिजल्ट क्या रिजल्ट होगा, ठीक है, रिजल्ट्स इन हार्डर द क्लिंकर ग्राइंडिंग, एक तो जो क्लिंकर है उनकी जो ग्राइंडिंग क्या होगी, वो हार्ड होगी। इसके अलावा रिड्यूस अर्ली स्ट्रेंथ, यानी जो स्टार्टिंग में जो स्ट्रेंथ थी वो क्या आएगी, कम आएगी। इसके अलावा क्या होगा, जो डिक्रीज रेजिस्टेंट टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग एंड डिक्रीज रेजिस्टेंट टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग एंड, ठीक है, यहाँ लिख दो, रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन भी क्या होगी, इसके अंतर्गत रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये दो कंपोनेंट हैं जो एक दूसरे के अपोज भी काम कर सकते हैं। भाई ये बहुत ज़्यादा जल्दी स्ट्रेंथ देता है, अर्ली स्ट्रेंथ देता है, रेजिस्टेंट फ्रीजिंग एंड थॉइंग देता है, इसलिए केमिकल अटैक से बचाता है, ये लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ देता है। यदि मैं हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात कर लेता हूँ तो इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली हीट ऑफ हाइड्रेशन इज़ 260 जूल पर ग्राम, यानी कि 260 जूल 1 ग्राम C2S की वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होता है, ठीक है। तो ये दो बेसिक कंपोनेंट हो गए अपने क्या, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट। अभी अपन बात करते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफायराइड, ठीक है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफायराइड। हाँ जी, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, यानी कि C3A, ट्राई कैल्शियम मतलब C3, ठीक है, एल्यूमिनेट मतलब A। यदि बेसिकली कंपोजिशन की बात करूँ तो इसका कंपोजिशन एज कम्पेयर टू C3S और C2S क्या होता है, कम होता है। कितना कंपोजिशन होता है इसका कंपोजिशन होता है 6 से लेके 12% के समथिंग, ठीक है, 6 से लेके 12% तक ये पाया जाता है नॉर्मली, यदि इसको 10% के अप्रॉक्सली अपन मान ले जाते हैं। तो बेसिकली देखो, अब इसके अंदर जो एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना क्या करता है, वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रैपिड स्पीड से क्या करता है, रिएक्ट करता है, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है अपने फ्लैश साइड के लिए। अब देखो बेसिकली फ्लैश साइड का मतलब क्या होता है कि स्टिफनिंग विदाउट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, यानी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हुई है, सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है अचानक से ऊपर से क्या हो गया है, सेट हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या याद रखना है, इट रैपिडली रिएक्ट विद द वाटर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लैश साइड, ठीक। तो इट रैपिडली react with water and flash side, ठीक है, and is responsible for flash side,
ठीक है। और फ्लैश सेट का मतलब अपन समझ ही गए कि यानी स्ट्रेंथ इसने गेन नहीं की, सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि ये जम गया है। जैसे मड होता है तो मड में अपन देखते हैं ना, ये ऊपर से सूखा सूखा लगा रहा है, इसके ऊपर अपन चल सकते हैं, लेकिन जैसे अपन उसके ऊपर पैर रखते हैं तो पैर धंसने लग जाता है। तो सेम कहानी यहाँ पे होती है। ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट तो बहुत जल्दी करता है, तो ऊपर की जो लेयर है वो ऐसे आपको फ्लैश सेट हो जाती है। ठीक है। अब इस एक्शन से क्या होता है, इसको रेगुलेट करने के लिए अपन को क्या करना होता है भाई, अपन ने पहले बताया था कि एक चीज़ होती है जिप्सम। ठीक है। तो इसको यदि अपन को रोकना है या फिर इसको क्या करना है, कम करना है, तो इसके लिए अपन क्या कर देते हैं, इसके अंतर्गत जिप्सम को डाल देते हैं। ठीक है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं फॉर कंट्रोल लिख दो या तो आप, ठीक है, या फिर करो रैपिड एक्शन को कैसे रेगुलेट किया जाता है। ठीक है। तो रैपिडिटी ऑफ एक्शन, रैपिडिटी ऑफ एक्शन कैन बी regulate by adding gypsum about 2 to 3%। ठीक है। अब देखो, आपने पता है सीमेंट को यूज़ करना है, ठीक है, लेकिन आपको पता लगा कि 5 मिनट के अंदर आपने सीमेंट सेट ही हो गया, जब तक आप इसको यूज ही नहीं कर पाए। तो अल्टीमेटली अपन क्या करते हैं, इसके इनिशियल सेट टाइम को, काम को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को काउंटरैक्ट करने के लिए अपन क्या कर देते हैं, जिप्सम को मिलाया जाता है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो है, ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, इनिशियल सेटिंग के लिए है। और इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, जिससे क्या होता है कि वॉल्यूम के चेंजेस के दौरान क्या हो जाता है, क्रैकिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है। तो इट इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम, यानी सबसे पहले इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब क्या होता है, प्लास्टिक स्टेट से स्टेबल कंडीशन के अंतर्गत जाने के बीच में जो टाइम होता है, उसके लिए मोस्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, और एक इसकी वजह से क्या होता है, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होता है एंड हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू change in volume that makes cracking। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि C3H की कंटेंट यदि ज़्यादा हुई तो इससे क्या हुआ, मेरा एक तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या हो गया, बहुत कम हो गया, और हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू बढ़ गई। अब इससे क्या होगा, ग्रेटर टेंडेंसी टू वॉल्यूम चेंज क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, क्रैकिंग होने लग जाएगी। वहीं यदि आपको C3H की कंटेंट को बढ़ा दिया जाए तो ये क्या करेगा, सेटिंग टाइम को रिड्यूस करेगा। ठीक है। रेजिस्टेंट टू सल्फर अटैक को डिक्लाइन कर देगा, यानी जो भी मटेरियल है वो सल्फर अटैक को रेजिस्टेंस कर सकता था वो नहीं करेगा। ठीक है। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ को सीमेंट की वो क्या करेगा, गिरा देगा, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ बेसिकली होती है C2S की वजह से। ठीक है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, एयर हार्डनिंग भी होने के चांसेस रहते हैं। एयर हार्डनिंग यानी बहुत जल्दी सेट होना। यदि मैं इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा देता है, कितना देता है, 865 जूल पर ग्राम। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज 865 जूल पर ग्राम, यानी 1 ग्राम जो अपना C3A होगा वो कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन देगा अपने को, 865 जूल तक। ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है फोर्थ वन, टेट्रा कैल्शियम, फोर्थ हो गया अपना टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड, यानी कि C4AF। यदि बेसिकली यदि मैं कंपोजिशन की बात करूं तो कंपोजिशन इसका कितना होता है, 6 से 10%।
कंपोजिशन की बात करते हैं तो कितना होता है भाई, 6 से लेके 10% के समथिंग होता है। एवरेज की बात कर लेते हैं तो 8% होता है। तो बेसिकली देखो इसका स्ट्रेंथ के अंदर कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्लैश सेट के लिए जनरेट होता है, बहुत ही लेस हीट जनरेट करता है, ठीक है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट बट जनरेट लेस हीट। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट। ये भी क्या करता है, C3A की तरह फ्लैश सेट को ही इम्प्रूव करता है, मतलब जनरेट करता है, बट जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन एज कंपेयर टू C3A क्या होता है, इसके अंतर्गत कम होता है, ठीक है। जैसे जैसे अपन इसकी कंटेंट को बढ़ा देंगे तो स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इफ increase the content of C4AF, it reduces the strength, ये क्या करता है भाई, स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और इसकी हीट और हाइड्रेशन की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 400 के समथिंग, यानी कि 420 जूल पर ग्राम हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ से होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज 420 जूल पर ग्राम, इतना हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो बेसिकली अपन ने चारों कंपोनेंट को पढ़ लिया बुक कंपाउंड को। पहला जो था ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, बहुत ज़्यादा मेनली जो स्ट्रेंथ के लिए वही डिपेंड होता है। अर्ली स्टेज के अंतर्गत, यानी 7 दिन की बात करो या 28 डेज़ की बात करो, तो मेन जो स्ट्रेंथ आती है वो किसकी वजह से आती है, C3S की वजह से ही आती है। रेजिस्टेंट टू फीजिंग एंड थॉइंग होता है, जल्दी से उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ गेन करने की कैपेसिटी होती है। C2S की बात करें, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सेकंड हाईएस्ट नंबर में परसेंटेज के अंदर पाया जाता है। रेजिस्टेंट टू अगेंस्ट द केमिकल अटैक होता है, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम जनरेट करता है, जिससे एक्सपेंड होने के चांसेस कम रहते हैं। जब भी अपन बात करेंगे कि कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, तो जहाँ पर लो हीट सीमेंट की ज़रूरत हो अपन को, या फिर बहुत बड़े मैसिव स्ट्रक्चर जहाँ पर बनाए जाते हैं, तो वहाँ C2S की कंटेंट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। थर्ड अपन ने बात करी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट करता है और स्ट्रेंथ ना गेन करते हुए फ्लैश सेट कर देता है, ठीक है, यानी कि झूठा सेट हो जाता है एक तरह से अपन देखा जाए। क्या स्ट्रेंथ देता ही नहीं है, क्या करता है, बहुत जल्दी सेट हो जाता है बस। अब इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चेंज होगा, बहुत ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होगी और इससे क्रैकिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यदि इसको रोकना है, यानी इसको काउंटरैक्ट करना है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत ही जिप्सम डाल देते हैं 2 से 3%, जिससे वो क्या करता है, इसकी इनिशियल सेटिंग को मैनेज कर लेता है, यानी कि बढ़ा देता है। जबकि C3A को बढ़ाओगे तो इनिशियल सेटिंग कम हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, वॉल्यूम चेंज बढ़ जाएगा और क्रैकिंग बढ़ जाएगी। अपन ने बात करी हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा यही देता है 865 जूल पर ग्राम। फोर्थ अपन बात करते हैं, देखो जो डिजायरेबल नहीं है, एक्चुअली होना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी होता है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबल ये भी फ्लैश सेट के लिए, लेकिन एज कम्पेयर टू इसके हीट ऑफ हाइड्रेशन कम देता है। जैसे जैसे इसकी कंटेंट को बढ़ाओगे स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा, और हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना देता है, 420 जूल पर ग्राम देता है, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए, 4 बोक्स कंपाउंडेंट हो गए। अब वहीं अपन यदि इसकी बात करें कि हीट ऑफ हाइड्रेशन की स्पीड क्या होती है, ठीक है, या फिर रेट किसकी होती है, तो ये अपन को पड़ गया सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन देता है भाई, हीट ऑफ हाइड्रेशन की यदि मैं बात करूं, हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा कौन देता है भाई, यही दे रहा है C3A, तो C3A सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या कौन देता है, C2S दे रहा था अपन को 500 के अप्रॉक्सीमेटली, तो C3S, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या आ गया, C3S। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये C4AF, और लास्ट में क्या आएगा, C2S। तो ये तो क्या हो गया, क्रम हो गया मेरा हीट ऑफ हाइड्रेशन का। वहीं यदि मैं बात करूँ रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट किसकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद है, रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो देखो सबसे ज़्यादा जो रेट होती है वो होती है C4AF की, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा मेरा, C3A, उसके बाद में C3S, और आफ्टर दैट C2
एस। ठीक है, तो ये इनका क्या रहता है, क्रम रहता है हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेशन का और हीट ऑफ हाइड्रेशन की रेट का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी अपन आप पढ़ते हैं नेक्स्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है एक्चुअल में। ठीक, तो अब अपन बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो बेसिकली देखो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है कि जब भी अपन बात कर रहे हैं सीमेंट की, ठीक है, तो सीमेंट के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं इनके में क्या, जो सीमेंट है वो वाटर के साथ में यदि रिएक्ट करता है, ठीक है, तो बेसिकली द रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज नोन एज द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। सिंपल। ठीक है, द केमिकल, आप चाहो तो आप लिख सकते हैं द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन between cement and water is known as hydration of cement. ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि सीमेंट के अंदर केमिकल्स होते हैं, अपन ने अभी पहले बात करी थी बोक्स कंपाउंड की C3S, C2S, C3A, C4AF। अब इसके अंदर ये जो केमिकल हैं ये क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, और वाटर के साथ रिएक्ट करने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कह देते हैं। भाई यदि मैं एक्सटेंड करना चाहूँ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को, तो जो इसका जो रिजल्टेंट बनता है उसके अंदर क्या होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट की बात करें तो वो क्या करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करता है कंक्रीट के अंतर्गत। यानी कि जो सीमेंट का हाइड्रेशन हुआ है उसकी वजह से क्या होगा, एक माइक्रो स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ये माइक्रो स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं कंक्रीट की उनको भी क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। जब भी अपन बात करते हैं कि जो सीमेंट है वो वाटर के क्या आता है, टच के अंतर आता है। ठीक है, कि when the cement comes in the contact with the water, the hydration product start depositing on the water and periphery and nucleus of the water content of hydrated cement। यानी कि जैसे अपन ने बात करी इसकी कि वाटर है, सीमेंट के साथ रिएक्ट किया, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसके अंदर हाइड्रेशन का एक प्रोडक्ट बनने लग जाएगा। अब इस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, जो भी वाटर है, ठीक है, जो वाटर के साथ में जो जेल बना हुआ है, जो सीमेंट होगा हाइड्रेटेड, उसकी पेरीफेरी के ऊपर क्या होने लग जाएगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये अपनी प्रोसेस बढ़ती हुई चली जाएगी तो ये जो डिपोजिशन है वो क्या हो जाएगा, और बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, जो ओरिजिनल सीमेंट के जो ग्रेन्स हैं वो क्या करेंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे वाटर के साथ में और अनहाइड्रेटेड न्यूक्लियस यहाँ पे बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन को एज रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ में बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, इस थ्योरी में बता लेता हूँ मैं। ठीक है, अब कोई भी स्टेज की अपन बात करें, जब भी सीमेंट की अपन बात करें जो हाइड्रेशन हो रहा है, तो एट एनी स्टेज ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट पेस्ट कंसिस्ट जेल, यानी कि उसके हमेशा क्या आएगा, एक स्टिकी जेल हमेशा बना रहेगा। अभी जेल क्या होता है, फाइन ग्रेन सीमेंट होता है, और वाटर के साथ में क्या बनता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है वो क्या कहलाता है, अपना जेल कहलाता है। और ये बेसिकली जो जेल है, ये जेल क्या करता है, एक लार्ज सरफेस एरिया अपन को प्रोवाइड करता है जो डिफरेंट मटेरियल को क्या करेगा, एक बाइंड करेगा। ठीक, तो ये इसका सिंपल सा एक प्रोसेस होता है। तो आप चाहे किसी भी स्टेज की बात कर लो, जो सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा वाटर के साथ रिएक्ट करते रहेंगे, उसके जो हाइड्रेटेड सीमेंट है उसकी पेरीफेरी के ऊपर क्या होते जाएंगे, डिपॉजिट होते रहेंगे। अब ये डिपोजिशन हमेशा चलता रहेगा। ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर यहाँ से बनेगा वो कॉन्क्रीट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि उनके ऊपर फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। अब यदि मैं रिएक्शन की बात करूँ कि ये कंपोनेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, जैसे मैं बात कर लेता हूँ जैसे C3S या फिर C2S की बात कर लेते हैं। देखो बेसिकली जो मेन कंपोनेंट है या मेन कंपोजिशन की मैं बात कर लेता हूँ, तो मेन जो कंपोजिशन जो होता है सीमेंट के अंदर क्या होता है, C3S एंड C2S का होता है। ठीक है, C3S में अपन ने पढ़ा था 25 से लेकर 60% तक होता है, बेसिकली 40% के अप्रॉक्स में मान लेता हूँ कि C3S होता है। वहीं अपन ने पढ़ा था कि 25 से लेकर 40% तक C2S होता है। तो बेसिकली नॉर्मली अपन एक रेंज मान के चली तो क्या हो गया 25 से 40, और यदि मैं एक डिजिट की बात करता हूँ तो 32% के अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, C2S होता है। तो अब बेसिकली यही रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, तो जब हाइड्रेशन की रिएक्शन होती है तो उसमें बेसिकली जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ C3S की, क्या बात कर रहा हूँ भाई मैं, C3S में जब भी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, ये यदि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा यानी 2C3S प्लस में 6H करेंगे तो जो कंपोनेंट अपन को यहाँ से बनेगा, यानी इस केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, एक तो C2S3H3। ठीक है, एक तो क्या हो गया C2S3H3 प्लस
3CaOH का होल थ्राइस प्लस हीट। ठीक, ये अपनी क्या होगी, फर्स्ट रिएक्शन हो गई। यानी कि जब क्या हुआ, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ने हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट किया, मतलब वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा अल्टीमेटली। ठीक है, इसी प्रोसेस को अपन हाइड्रेशन कह देते हैं। तो यहाँ से एक तो अपने को क्या मिलेगा, CSH, इसको अपन बोलते हैं CSH जेल। एक तो यहाँ से ये जेल का फॉर्मेशन होगा, किसका, CSH जेल का फॉर्मेशन होगा। और एक अपना बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, जो कि डिजायरेबल प्रोडक्ट है। कब तक, कॉन्क्रीट मास के अंतर्गत, क्योंकि ये इसकी एल्किनिटी को बना के रखता है, बाकी इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है, इसके साथ में क्या होता है, एक हीट यहाँ से लिबरेट होती है। ये तो किसके केस में हुआ, C3S के केस में। वही यदि मैं C2S की बात करूँ, यदि मैं C2S की रिएक्शन इसी तरह से कराऊँ, C2S का मतलब क्या हो जाएगा मेरा, डाई कैल्शियम सिलिकेट। यदि डाई कैल्शियम सिलिकेट यदि वही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसको मैं कर लेता हूँ 2C3S प्लस में 4H। ये यदि रिएक्ट करेगा तो वही अगेन में क्या बनेगा, CHS जेल बनेगा, C3S2H3 C3S2H3 प्लस CaOH, यहाँ भी C2 है। ठीक है, प्लस CaOH का होल थ्राइस प्लस में हीट अगेन जनरेट होगी। अब देखो इस केस के अंतर्गत और फर्स्ट केस और सेकंड केस के अंदर अपन को दिख रहा है कि जो प्रीसिपिटेटेड कैल्शियम है, यानी हाइड्रेटेड कैल्शियम है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सेकंड केस के अंदर अपन को क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ अपन बात करें C की, तो C तो क्या हो गया मेरा, कैल्शियम ऑक्साइड। H की बात करूँ तो H क्या हो गया मेरा, हाइड्रोजन। ठीक है, वहीं S की बात करूँ तो S मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, SiO2। ये तो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हैं। अब जहाँ अपन बात कर रहे हैं C3S2H3, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट है, CHS जेल इसको बोला जाता है। इसके साथ में एक इसका नाम और भी है, टोब्रेमेराइट जेल। ठीक है, टोब्रेमेराइट जेल, टोब्रेमाइट जेल। ठीक है, टोब्रेमाइट जेल बोलते हैं इसको। ठीक है, सही लिख देता, टोब्रेमाइट। ठीक है, क्या बोल देंगे अपन इसको, टोब्रेमोराइट जेल, टोब्रेमोराइट RIT, टोब्रेमोराइट जेल भी इसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है भाई, CHS जेल को टोब्रेमोराइट जेल भी बोला जाता है, या फिर अपन सीधा याद करो CHS जेल बोला जाता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ में CHS जेल तो बन ही रहा है। CHS जेल का मतलब ही क्या होता है, चिपकाने का काम होता है, यानी कि बाइंडिंग मटेरियल का काम होता है। लेकिन इसके साथ साथ में अपन को क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, जो कि क्या है, अनडिजायरेबल है, यानी कि इसका कोई भी इंपॉर्टेंस कॉन्क्रीट के प्रोडक्ट के अंतर्गत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज ये क्या होता है, वाटर के साथ में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। क्या होता है भाई, वाटर के साथ में सोल्यूबल रहेगा। अब जैसे ही वाटर के साथ सोल्यूबल रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट से बाहर आ जाएगा, यानी कि लीच आउट हो जाएगा। अब जैसे ही मान ली कोई मटेरियल है वो बाहर निकल गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, कॉन्क्रीट मेरी पोरस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पोरस हो जाएगी। अब ये बेसिकली क्या, आप कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर यानी अंडर वाटर के अंदर आपने बनाया और वही कॉन्क्रीट आपकी क्या हो गई, पोरस हो गई, तो वहाँ से क्या करेगा, वाटर सीप करने लग जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, वहीं यदि मैं बात करूं, इसका थोड़ा बहुत जो फ़ायदा है वो सिर्फ इतना है कि ये क्या है, एल्कनिटी को मेंटेन करके रखता है, एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज़ को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। बस इतना सा इसका काम होता है, इसलिए इसे बन जाता है तो ठीक रहता है। वहीं यदि मैं बात करूं सेकंड की, तो देखो बेसिकली सेकंड जो रिएक्शन यानी कि C2S की कंटेंट यदि ज़्यादा है तो ये क्या बनेगा मेरा, कम बनेगा, मतलब वाटर के अंदर सॉल्यूबल भी कम रहेगा और कॉन्क्रीट जो मेरी रहेगी वो पोरस भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हीट ऑफ हाइड्रेशन का इतना सा प्रोसेस है, बस याद आपको यही रखना है। ठीक है, क्या करना है भाई, याद अपने को सिर्फ ये ही रखना है, बाकी अपन अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे का जो टॉपिक रहेगा वो अपना वो रहेगा, मेन चीज़ तो ये है कि ये जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है वो किस किस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, यानी हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है वो किस कौन से फैक्टर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट डिपेंड ऑन हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट डिपेंड्स ऑन, यानी मेनली तीन फैक्टर को अपन कंसीडर करके चलते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर
at which hydration take place, यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर हाइड्रेशन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की। यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रैपिड स्पीड के अंदर मेरा सीमेंट का हाइड्रेशन हो जाएगा। इसी रीजन से जो कोल्ड वेदर कंडीशंस होती हैं, इन कोल्ड वेदर कंडीशन जहाँ पे टेम्परेचर क्या बहुत ज़्यादा डाउन होता है, तो उस केस में क्या है, मेरा हाइड्रेशन कंप्लीटली नहीं हो पाता है। तो उस केस के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो एग्रीगेट्स वगैरह होते हैं उन एग्रीगेट को क्या किया, पहले गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद में यूज़ किया जाता है, जिससे कि मेरी हाइड्रेशन की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट होता है फाइननेस ऑफ सीमेंट। फाइननेस ऑफ सीमेंट, ठीक है, फाइननेस ऑफ सीमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंसी होती है किसकी, हाइड्रेशन की। बिकॉज क्यों होती है कि जितना ज़्यादा मेरा फाइन सीमेंट होगा तो जितने ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होंगे तो उसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा यानी कि एक एरिया ज़्यादा मिल जाएगा वाटर को रिएक्ट करने के लिए। तो फाइनर द सीमेंट रैपिड इज द हाइड्रेशन, बिकॉज द फाइनर सीमेंट हैव द लार्ज सरफेस एरिया, हाउएवर द ग्राउंड सीमेंट इज सस्पेक्टेबल फॉर एयर सेट कंडीशन या फिर डिटोरेट अर्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि मान लिया कि ठीक है आपका फाइन सीमेंट है, हाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, वाटर की नीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी, बट यदि बहुत ज़्यादा फाइन हुआ तो एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो उसको क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा और एयर सेट हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा फाइन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि आपको हाइड्रेशन जल्दी करवाना है तो आपकी क्या करो, सीमेंट की फाइन ग्राइंडिंग यहाँ पे कर दो। नेक्स्ट होता है इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट। ठीक है, द इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट के इंग्रेडिएंट की मैं बात करूं, बेसिकली देखो इंग्रेडिएंट के अंदर क्या आएगा, यही आएगा C3S, C2S, C3A। तो अभी अपन ने बात करी थी कि जितना ज़्यादा C3A होगा उतना ज़्यादा फ्लैशेट होगा, वाटर के साथ में रैपिडली रिएक्ट करेगा। जितना ज़्यादा C3S होगा उतनी ही ज़्यादा अर्ली स्ट्रेंथ देगा। जितना ज़्यादा C2S होगा हाइड्रेशन की प्रोसेस कम हो जाएगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ अपने को देने लग जाएगा। तो ये बेसिकली अपन ने बात कर ली डिपेंडेंसी ऑफ हाइड्रेशन की। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो वर्ड और है, उनको आप थोड़ा सा समझ लो, बाकी ज़्यादा तो कुछ है नहीं समझने का। एक तो अपना होता है देखो फ्लैश सेट, क्या होता है भाई, फ्लैश सेट, और एक होता है फॉल्स सेट। फॉल्स सेट, ठीक है, फ्लैश का मतलब क्या होता है, ऊपर से सेट होना, और फॉल्स का मतलब झूठा। ठीक है, तो देखो बेसिकली जब अपन बात करते हैं C3A की कंटेंट इंक्रीज होती है, यदि C3A ज़्यादा होगा यानी कैल्शियम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ज़्यादा होता है तो क्या करता है, जो एल्यूमिना है वाटर के साथ में बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है और फ्लैश सेट हो जाता है। ठीक है, यानी कि सेटिंग हो जाएगी, हार्डन नहीं होगा, सिंपल सा। तो उसको तो अपन कह देते हैं फ्लैश सेट। वहीं यदि मैं बात करूँ फॉल्स सेट, फॉल्स सेट का मतलब बेसिकली आपको ऊपर की जो लेयर है वो लेयर आपको ऐसे लगेगी कि सेट हो गई है। एग्जैक्टली वो क्या होता है, मृग मरीचिका होती है, यानी कि दिखता है सिर्फ, जबकि उसके अंदर सेटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो इन दोनों को याद रखना है आपको, फ्लैश सेट एंड फॉल्स सेट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच।